आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम 2-3 विषय की चर्चा कर लेते हैं। पहला तो शेयर मार्केट नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। शेयर मार्केट में इस महीने में और आगे क्या संभावना रहेगी और किस तरह की परिस्थितियाँ सामने आएँगी? चुनाव से पहले का सेशन है वो कैसा रहेगा? उसके बारे में क्या आकलन है? और कुछ और भी इधर-उधर की राजनीति की और सामाजिक परिस्थितियों की बातें, जो कि हम सुबह-शाम सुनते रहते हैं। तो उन सभी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हम पुराने मित्र और वित्तीय विशेषज्ञ और राजनीतिक टिप्पणीकार श्री शशांक भारद्वाज। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है नए वित्तीय वर्ष में। नमस्कार। आपका तो भी बहुत-बहुत स्वागत। तो ये नए वित्तीय वर्ष में चुनाव से पहले की परिस्थिति में मतलब करीब-करीब 2 महीने बाद सभी कुछ आ जाएगा। जो भी कुछ है, चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी परिस्थितियाँ क्लियर हो जाएँगी। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, कम से कम शेयर मार्केट की चाल को देखें, संभावनाओं को देखें और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब वी आर ऑन कस्प ऑफ वेरी मेजर बूम। तो क्या आप सहमत हैं या कुछ आपका अलग विचार है? नहीं, शेयर बाज़ार तो अगले वित्तीय वर्ष में भी अच्छा ही रहेगा। उसका सीधा कारण ये है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी है, शेयर बाज़ार में धन का प्रवाह बढ़ रहा है, नए-नए निवेशक आ रहे हैं और हुँ, घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास काफ़ी धन है। जी। तो शेयर बाज़ार में तो मेरे को लगता है कि अभी से भी 10 से 15% की बढ़त तो न्यूनतम देखी जा सकती है हुँ, निफ्टी में। अगर जी। ऐसा होगा तो निफ्टी 24,500 से 25,000 की तरफ बढ़ेगा। हुँ, शेयर बाज़ार को एक ही भय है, वो है कि कोई राजनीतिक उलटफेर ना हो। तो वो हुँ, तो बिल्कुल होने की कोई संभावना नहीं है। हुँ, मैं तो मार्ग में चलते हुए कई लोगों से बात भी करता हूँ और हुँ, मोदी के प्रति मुझको इतना समर्थन दिखता है हुँ, कि 400 से भी काफ़ी अधिक सीटें आ जाए एनडीए को, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों के आधार पे शेयर बाज़ार में तो एक अच्छी तेज़ी बनी रहेगी माधव जी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि शेयर बाज़ार के जितने भी ऑपरेटर हैं, शेयर बाज़ार में काम करने वाले लोग हैं, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था में इसलिए अधिक विश्वास है, क्योंकि मोदी वहाँ पर है। आप ये कहना चाह रहे हैं और सड़क पे बातचीत करते हुए भी आपको यही प्रतिध्वनि सुनने को मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। मार्ग पे जाता हूँ, कोई खोमचे लगा रहा है, कोई चाय बेच रहा है। ऐसा नहीं है सब चाय बेचने वाले मोदी के समर्थक होते हैं, पर जी। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि किसको वोट दोगे? तो पता नहीं क्यों कहते हैं मोदी को वोट देंगे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि जो भारत का अ, मतदाता है वो मोदी को वोट देने का मन बना चुका है। अब बात रही कि शेयर बाज़ार में क्यों अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग तो कई बार बात कर चुके हैं कि मोदी ने ये दिखाया है कि वो अर्थव्यवस्था की चिंता करने वाले लोग हैं। अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा करें, अर्थव्यवस्था के अनुरूप कैसे पग उठाया जाए, इन पे बहुत कार्य करते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब देखिए ना, हुँ, मोदी ही मुझको तो लगता है एकमात्र प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कहा था कि अब पीएसयू के शेयर अच्छे हो जाएँगे, हुँ, या अभी बैंकों के बारे में कहा। तो मुझको लगता है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शेयर बाज़ार को समझता है, या शेयर बाज़ार के महत्व को समझता है। शेयर बाज़ार में क्या किया जाना चाहिए, इन बातों पे उसका ध्यान रहता है। तो शेयर बाज़ार को तो ये अच्छा लगेगा ही। अगर उनकी चिंता करने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहे, जहाँ एक परंपरा चली हुई है कि हुँ, कोई धनी हो जाए तो उसको अपशब्द कहो, उसके विरुद्ध अ, गलत बातें बोलो, तो उस राष्ट्र में अगर एक ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च पद पे है, तो हुँ, शेयर बाज़ार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा ही है, और फिर वही बात है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो सबका भला होगा। मोदी को अपशब्द बोलने वाले दुष्ट कम्युनिस्ट का भी भला होगा। उसका भी शर्ट पैंट थोड़ी अच्छी खरीदी जा सकेगी। जैसे वो एक श्रीवास्तव आता है ना टीवी में, कहता है मैं कम्युनिस्ट हूँ, और एक से एक सुंदर जैकेट और टी-शर्ट पहन के आता है, फ्रेंच कट दाढ़ी बना के आता है, जैसे जिलेट के
एकदम धारदार ब्लेड से एकदम सधी हुई दाढ़ी बना के कम्युनिस्ट नहीं आता है, वैसा है। तो तो ये ढोंगियों को भी लाभ होगा। तो बस बात वही है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है और अर्थव्यवस्था में बुरी बात भी समय-समय पे आती है। अब उन पे ध्यान देने वाली एक सरकार रहे और ऊपर से प्रधानमंत्री वैसा रहे जिसको शेयर बाज़ार की समझ है, तो शेयर बाज़ार के लिए तो ये अच्छा ही है, माधव जी। अब देखिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी चिंता का और बड़ी घोर निराशा का मतलब ये प्रश्न रहा है कि देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे हो गए जो शेयर मार्केट की बात करते हैं और एक व्यक्ति तो मतलब ये इस पे आप ज़रा टिप्पणी करें, ये शायद महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने कहा, "भई शेयर मार्केट से गरीब आदमी क्या फ़ायदा होता है?" तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "बाकी सब छोड़ दीजिए, शेयर मार्केट में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं।" और उनके एसोसिएट भी काम करते हैं, उनके लिए टैक्सियाँ भी चलती हैं, उनके लिए जगह भी किराए पे दिए जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें और सब होती हैं। मैंने कहा इतनी सी बात है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी अपने धारकों को, जो बीमा धारकों को देता है, उसमें सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो शेयर मार्केट में, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेटर है और 40-50 हज़ार करोड़ रुपए या 30,000 करोड़ रुपए वो शेयर मार्केट से कमाता है। तो शेयर मार्केट एलआईसी के थ्रू हर गरीब आदमी के काम आता है, तो फिर बाद में ख़ैर वो तो माने नहीं, अब नहीं मानने वाले का तो क्या किया जाए। तो आप इसके बारे में कहें कि शेयर मार्केट क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से जो नए निवेशक आ रहे हैं जो कि छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले भी लोग हैं। ये बताया जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने तो पनवाड़ियों को भी शेयर मार्केट में आमंत्रित करके लगा दिया। और जो उनके ज़माने के जो पनवाड़ी थे, जिन्होंने धीरूभाई अंबानी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, वो उनकी संपत्ति कितनी हो गई है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। करोड़ों में हो गई। अब शेयर बाज़ार में आप देखिए 10-12 करोड़ के आस-पास हुँ, डीमैट अकाउंट हो गए हैं। तो इसका हुँ, अर्थ है 10-12 करोड़ जनता को शेयर बाज़ार का लाभ मिल रहा है। हुँ, वो शेयरों में निवेश कर रहे हैं, अगर शेयर के मूल्य बढ़ेंगे तो उनका धन बढ़ेगा। तो गरीब को लाभ हो नहीं हो रहा, निर्धन को लाभ नहीं हो रहा, ये सब ढोंगियों के प्रलाप हैं। हुँ, किसी भी निर्धन को लाभ तभी होगा जब उसके पास धन आएगा और कोई हुँ, उपाय है उसका लाभ करने का? उसका भला करने का दूसरा क्या उपाय है? हुँ, और धन कहाँ से आएगा? धन तब आएगा जब उसका कोई व्यापार अच्छा हो जाए, उसको कोई अच्छी जीविका मिल जाए या उसने जो निवेश किया उसका मूल्य बढ़ जाए। हुँ, हुँ, अब शेयर बाज़ार में ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास लाखों रुपया हो तभी आप लगाओ और तब धन बनाओगे। अगर कोई व्यक्ति ₹2000 माह की एसआईपी भी कर दे और हुँ, 20 साल, 25 साल चला ले, तो उसके पास लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखा गया है। तो प्रेरित करने के लिए जहाँ पे निर्धन के पास धन आने का सबसे सरल और अच्छा उपाय स्टॉक मार्केट है, उसको ये वामपंथी समझते नहीं है, अधकचरे समझते नहीं है और रुदालीगिरी प्रारंभ कर देते हैं। आप ही देखिए ना, आप इनको बताइए कि भाई साहब आप ऐसा करो एक कैलकुलेटर लो। अब पता नहीं कैलकुलेटर किसी कंपनी का उत्पाद है तो ये प्रयोग में लाते हैं कि नहीं लाते हैं। हाँ, फिर वो हाँ, उनको कहिए कि आप ₹2000 महीने एसआईपी लगाओगे, 12% का आपको प्रतिफल मिलेगा, तो आप 20 साल में कितना पैसा बनेगा, निकालो। मैं आपको बताता हूँ ये वामपंथी सारा वामपंथ छोड़ के पहला काम जाके एसआईपी लगाएँगे, कि हम तो धनी बने। तो ये इनको ज्ञान नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं है ये ज्ञान नहीं ये रहता का कहना ये कारण मेरा ये नहीं है कि मैं अकारण कह रहा हूँ। अगर ज्ञान ही रहता तो शेयर बाज़ार की आलोचना क्यों करता? शेयर बाज़ार ने सबसे अधिक धन का वितरण किया है। मैं ब कई बार कह चुका हूँ कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस अगर 20 लाख करोड़ की है तो उसमें 12 लाख करोड़ देश की सामान्य जनता के पास गया है। ये इसको आप तो दोबारा समझाएँ, इसको दोबारा ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इसको दोबारा समझाएँ। जैसे रिलायंस 20 का लाख, अभी पूंजीकरण 20 लाख 20 लाख, करोड़ रुपए के आसपास। जी, जी। उसमें अंबानी जी की भागीदारी होगी 40% के आसपास। हुँ, तो बचा हुआ 60% जो धन बना है, वो तो सामान्य व्यक्तियों का बना है ना, जिसने भी रिलायंस के शेयर खरीदे उसका बना है। हुँ, वो हुँ, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता, रिक्शा चालक हो सकता, कोई प्रतिबंध थोड़ी है। कोई हुँ, शेयर हुँ, बाज़ार कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से चलने वाला उपक्रम थोड़ी है कि वहाँ बोल देगा भाई तेरे को वोट देने का अधिकार नहीं, चल भाग यहाँ हुँ, से। तेरे को मेरा विरोध करने का अधिकार नहीं, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम पे टैंक चला दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति
जो भारत का नागरिक है या विदेशी नागरिक भी है, अगर वो पात्रता पूरी करता है तो रिलायंस के शेयर खरीद सकता है। किसने रोका है उसको? कमल जी भी खरीद सकते हैं, सीताराम येचुरी भी खरीद सकते हैं, प्रकाश कारत भी खरीद सकते हैं, वृंदा कारत भी, किसी ने रोका है क्या? नहीं, मैं खरीदे। बहुत सारा मैं तो शशांक भाई बहुत कहने का सारे आशय ये है माधव जी कि हाँ, बिना जाने अकारण आलोचना करना इनकी प्रवृत्ति रही है, क्योंकि ये पुरुषार्थी नहीं है, ये दूसरे के धन को कैसे लूट के अपने पास ले आए यही सिखाते हैं। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। भाई साहब, वर्ग सामंजस्य की बात करो ना, वर्ग प्रेम की बात करो ना, वर्ग सहायता की बात करो ना, वर्ग संघर्ष क्यों? शशांक आप भाई बताइए आप माधव जी, आप तो बहुत निकट रहे इन नहीं, वामपंथियों के। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वर्ग सामंजस्य। तो इस पे अलग से हम्म। बात करनी आवश्यक है, उसमें कई सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और जहाँ तक गरीबी की बात है, तो आप ये देखिए कि ये तो याद आ रहा है कि राकेश झुंझुनवाला ने झुनझुनवाला बोला जाता है, आपको मालूम है कि झुंझुनू वाला है। ये हाँ, पूरी ये जगह झुंझुनू के थे। अंग्रेजी अंग्रेजीकरण में इतना सत्यानाश हुआ है कि जो वास्तविक में नाम है वो झुंझुनू के रहने वाले झुंझुनू वाला है। लेकिन हम्म। वो बोला जाता है झुनझुन वाला, यानी कि वो झुनझुना होता है ना, वो हम्म। झुनझुना झुन वाला। तो ऐसा माना जाता है, आपको अधिक जानकारी होगी। मैंने सुना है कि राकेश झुंझुनू वाला ने कभी कहा था कि मैंने ये शेयर मार्केट में काम की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के 5,000 की पूंजी शुरू किया था। और ऐसा ही शायद क्या कहते हैं वो दामानी ने किया, राधा कृष्ण दामानी ने किया, जो कि बीकानेर से आते हैं। तो ये एक सीधी-सी बात है कि भौतिक पूँजी लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी समझदारी से, अपने कार्य से काम किया है। दूसरी बात ये है कि अभी वो नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे भी अजीब लगा होगा, आपको भी ध्यान होगा कि एक व्यक्ति थे जिनके बारे में एक टेलीविज़न चैनल पे बताया गया था कि उन्होंने आज शेयर मार्केट के ऑपरेशन से 10 करोड़ रुपया कमाया। तो जब ये बातचीत हो रही थी एक टेलीविज़न चैनल पे, उसका नाम नहीं लेना मैं चाहूँगा, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये आदमी को कितने बड़े संकट में डाल सकते हैं, और उसका चेहरा सामने है। उसके बाद में से ना तो वो व्यक्ति नज़र आ रहा है, और अधिकतर ना वो एंकर नज़र आ रहा है। तो एक व्यक्ति जो कि 30-32 साल का था, अपनी कुशाग्रता से, अपनी समझ से, वो एक दिन में शेयर मार्केट के ज़रिए बिना किसी चोरी-चकारी किए हुए, बिना डकैती डाले हुए, बिना नौकरी के बदले जो है ना वो क्या कहते हैं ज़मीन हड़प के करोड़ों रुपए कमा सकता है। और उसमें टैक्स भी देगा, जितना भी टैक्स उसका बनेगा, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है। तो ये चीज़ जो है ना इन लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो शशांक भाई, आज के परिवेश में जबकि नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे बड़ा चुनाव सामने खड़ा है, तो आपका ये कहना है कि आने वाला समय जो शेयर निवेशकों के लिए और धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, कि अगर वो समझदारी से काम करें तो उसके अंदर वो बेहतर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आपका कहना है समरी के अंदर अगर हम समझें तो? हाँ, 2026 तक कहा जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात है। तो ये सब होगी 6 ट्रिलियन बातें 6 तो शेयर बाजार में। 6 ट्रिलियन शशांक भाई, 6 ट्रिलियन मेरे अच्छा, पास 6 ट्रिलियन, हाँ। तो ये सब बातें अगर होंगी तो शेयर बाजार में सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाजार तो पाठ्यक्रम में शामिल करके, सम्मिलित करके सभी व्यक्तियों को समझाना चाहिए। सरकार को तो जैसे जनधन खाते खोले ना, हर व्यक्ति का डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और उनको सिखाया जाना चाहिए कि आप शेयर बाजार में निवेश कैसे करो, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करो। एक कार्यक्रम आता था ना, कौन बनेगा करोड़पति? तो सब हुँ, करोड़पति बनने के लिए उसमें पीले पड़े रहते थे। तो हमने एक अभियान चलाया था, कौन हुँ। बनेगा करोड़पति? जो करेगा एसआईपी। और तब हमने बताया था कि आप दो। इस पे ये महत्वपूर्ण बात है शशांक भाई, इस पे अपन अलग से कुछ चर्चा करेंगे, है ना? हाँ, हम तो वो आपने एसआईपी का मैं महत्व बता रहा हूँ। और एसआईपी क्या, वो तो शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड का पैसा लगता। अब शेयर जी, बाजार में कंपनियां अच्छा करेंगी और उनका मूल्य बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका लाभ बढ़ेगा, तो वो जो निवेशक है उनको सीधा पहुंचेगा। तो ये तो सीधा सा सिद्धांत है। क्यों इसकी वामपंथी आलोचना करते हैं? क्या उनका ज्ञान है या स्वार्थ है या कोई वैचारिक कुप्रतिबद्धता है?
ये कहना कठिन है माधव जी। एक आप ये मैं मान तो क देखिए हाँ, जो बड़ी-बड़ी जो जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो कि आकलन करती हैं शेयर बाज़ार के विभिन्न कंपनियों का, उसमें कितनी बड़ी धाँधली हो रही है। शायद जेफरी ने कहा कि भई ये टाटा टेक का जो शेयर है, जो कि 1100 के आस-पास चल रहा था, वो 800 चला जाएगा। तो आज उसमें कितनी उथल-पुथल हुई, वो बंद में मतलब वो जो है, वो तो 1140 के पास चला गया। तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे करते हैं ये लोग? समझ में नहीं आता। गलती गलती नहीं कह सकते इसको। देखिए, एक शेयर पे ना कई बार कई विभिन्न संस्थाओं के अलग-अलग मान्यताएँ रहती हैं। अब जी, जेफरीज़ को लगा होगा कि नहीं ये शेयर महँगा है, ऐसे महँगा है थोड़ा टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर। अगर अच्छा। आप पी रेशियो के आधार पे देखेंगे तो महँगा है, हुँ, या मार्केट कैप के आधार पे देखेंगे तो महँगा है। लेकिन हुँ, तब है कि टाटा है, आने वाले दिन उसके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन हुँ। जेफरीज़ की एक अपनी रिसर्च टीम होगी, उसको लगा होगा कि नहीं इसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो आप प्रतिदिन देखेंगे, ये एक लगातार क्रम है। जी, प्रतिदिन विभिन्न शेयरों पे विभिन्न वित्तीय संस्थान बताते हैं कि ये अच्छा लग रहा है उनको, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका मूल्य अधिक है, इसका मूल्य कम है। तो एक सामान्य-सी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका कोई ऐसा नहीं है कि जेफरीज़ ने कह दिया तो गिर ही जाएगा। जी, नहीं वो गिरा ना, आज नहीं एक गिरा, आज ऊपर चढ़ गया हाँ, वो। क्यों नहीं गिरता मैं बता रहा हूँ, वो एक दृष्टिकोण है। शेयर हाँ, बाज़ार में करोड़ों निवेशक हैं, शेयर बाज़ार में जेफरी जैसी 50 संस्थाएँ काम करती हैं, तो मात्र जेफरीज़ कह दे और वो गिर जाएगा ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो शशांक भाई धन्यवाद आपने शेयर मार्केट के बारे में ये सब आगे आने वाली क्या परिस्थितियाँ रहेंगी और किस तरह से जो है वो इंडेक्स मूव करेंगे और आने वाला आप बता रहे हैं समय, जो कि एक विशेष परिस्थिति है कि चुनाव से पहले का समय है। तो आप अपने आकलन के हिसाब से, अपने अनुभव और अपनी बातचीत के हिसाब से आप बता रहे हैं कि सब ठीक ही रहेगा और आगे ही बढ़ने वाला है और इंडेक्स की क्या बता रहे थे आप कि जैसे कहाँ तक पहुँचने की संभावनाएँ हैं? निफ्टी 24,500 से 25,000 इस वित्तीय वर्ष में आना चाहिए। अच्छा। और वो एक महेंद्र शर्मा जी हैं, वो अमेरिका के हैं और उनको अभी बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। हुँ। तो मैंने तो अपने पिछले आलेख में लिखा था कि 24,500 2500 पर वो उनके 1-2 दिन पहले किसी व्यापार के चैनल में साक्षात्कार आ रहा था, जी। तो वो भी 24,200 तो बता ही रहे थे कि इतना तो होना ही चाहिए और उन्होंने तो निफ्टी के 39,000 जाने की भविष्यवाणी कर दी है। अच्छा। उन्होंने 20-25 पुस्तकें भी लिखी हैं शेयर बाज़ार हुँ, पे और उनका हुँ। कहना था कि आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। तो मार्केट में तो यहाँ तक की संभावनाएँ हैं जी। और हर एक भारतीय को इस जो वृद्धि हो रही है, शेयर मार्केट के माध्यम से जो धन का सृजन हो रहा है, उसमें भाग लेना चाहिए, प्रतिभागी बनना चाहिए और उस सृजन में अपना भी लाभ उनको बनाना चाहिए। जी, शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने शेयर मार्केट में आगामी क्या परिस्थितियाँ रहेंगी और क्या संभावना है, उस पे आपने एक अपने अनुभव के हिसाब से एक दृष्टि डाली। तो हम थोड़ा-सा अब विषयांतर करते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं कि ये चुनाव में कुछ तो लोग कह रहे हैं कि भई ये 400 पार नहीं हो सकते और दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 400 पार के विरोधी हैं, वो 100 पार नहीं हो सकते। तो आपका क्या आकलन है? नहीं, देखिए माधव जी हुँ, कल मैं एक अपने मित्र के पास गया था। जी। वो शेयर बाज़ार में अच्छा निवेश करता है और मेरे नगर का एक धनी व्यक्ति है। हुँ, तो वो उसके साथ मैंने शर्त लगाई, 2 भाई थे वो। हुँ, एक ने कहा कि 375 से अधिक नहीं आएगा, तो मैंने हुँ, उससे एक-एक भरोसा की शर्त लगा ली, दूसरे ने कहा हुँ, 400 से नहीं आएगा, मैंने बोला आप भी लगा लो। हुँ, तो मेरा तो ये मानना है कि इस बार चुनाव में 400 से भी बहुत अधिक सीट आ सकती है भाजपा को। मैं इसको उल्टे तरीके से देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाजपा कहाँ नहीं जीतेगी आप इसकी बात करो। किस राज्य में? तो जहाँ उनका अच्छा प्रदर्शन होता आया है, यहाँ जहाँ शक्तिशाली है, उन स्थानों पे तो कोई चुनौती है ही नहीं। महाराष्ट्र देख लो, राजस्थान देख लो, अ, मध्य प्रदेश, गुजरात